हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नई वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड एज मेंटल डिसऑर्डर। इनको मेंटल डिसऑर्डर भी बोला जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मेन डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, अब ये हम देखते हैं इट अफेक्ट्स द वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट अफेक्ट्स द मूड, थिंकिंग और बिहेवियर। तो ये हमारे मूड को, थिंकिंग को, बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। दीज अफेक्ट मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ एंड क्रिएट डिस्ट्रेस फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इट। तो ये हमारे लाइफ के वेरियस एरियाज को भी अफेक्ट करते हैं और साथ ही में ऐसा जो पर्सन इससे सफर कर रहा है उसकी लाइफ में हर एक एरिया को ये अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये हम देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नर्वस डिसऑर्डर में सबसे पहला यहाँ पे हमको देखने को मिलता है दैट इज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है? तो ऐसा पर्सन जिसमें हम देखते हैं इंटेलिजेंस की कमी होती है, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस होता है, उसको हमने आगे में डिस्कस किया है। ठीक है, फॉर्मरली नोन एज मेंटल रिटार्डेशन, इसी को मेंटल रिटार्डेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर्स की हम बात करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बोला दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये हम देखते हैं इसको मेंटल रिटार्डेशन भी बोला जाता है और ये कैरेक्टराइज्ड होता है, ठीक है, जैसे कि जिसमें हम देखते हैं बिलो एवरेज इंटेलिजेंस होता है और मेंटल एबिलिटी एंड लैक ऑफ स्किल नेसेसरी फॉर डे टू डे लिविंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पर्सन इससे सफर करता है उसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, उसका जो इंटेलिजेंस होता है वो बिलो एवरेज होता है और साथ ही में वो डे टू डे सिंपल लाइफ एक्टिविटीज कर पाने के भी काबिल नहीं होता। तो उससे बहुत सिंपल एक्टिविटीज भी नहीं होती। तो ऐसे पर्सन, ऐसे बच्चे जो बचपन से ही मेंटली रिटार्डेड होते हैं, वो अपना सिंपल सी स्पून उठाना भी नहीं जानते। उनके लिए स्पून उठाना भी एक बहुत बड़ा जॉब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन जिनमें ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उनको चीज़ों को समझने में, एनालाइज करने में और बॉडी की मूवमेंट कर पाने में बहुत दिक्कतें आती है। नेक्स्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये हम देखते हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन दैट इन्वॉल्व परसिस्टेंट चैलेंज इन सोशल इंटरेक्शन, स्पीच, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ऐसे लोग जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD से सफर करते हैं, उनमें हम देखते हैं उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सोशल इंटरेक्शन के लिए, ठीक है, बोलने के लिए, स्पीच के लिए और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। यानी जैसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन के जरिए वगैरह बात कर पाते हैं तो उनमें उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो ये उनसे हो नहीं पाता बेसिकली। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉज नहीं है। देयर इज नो नोन सिंगल कॉज ऑफ द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बट इट इज जनरली एक्सेप्टेड दैट इट इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटीज इन द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ब्रेन फंक्शन। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर में और फंक्शन में एबनॉर्मलिटी आने के कारण देखा जाता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। ठीक है, बाकी ऐसा इसका कोई पर्टिकुलर सिंगल नोन कॉज या कारण अभी तक पता नहीं है। ब्रेन स्कैन ये शो करते हैं कि डिफरेंस इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इन द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। तो जो चिल्ड्रन ऑटिज्म से सफर करते हैं उनके ब्रेन स्कैन में पाया गया है कि उनका जो ब्रेन का शेप और स्ट्रक्चर होता है वो एबनॉर्मल होता है, जिसके वजह से वो ऑटिज्म को फेस करते हैं, उनको सोशल इंटरेक्शन करने में या बोलने में दिक्कत आती है। इसके सिम्टम्स भी हम देख लेते हैं। ऑटिज्म में हम देखते हैं एबनॉर्मल बॉडी पोस्चरिंग या फेशियल एक्सप्रेशन उनके प्रॉपर्ली शो नहीं होते, एबनॉर्मल टोन ऑफ वॉइस, वॉइस की टोन एबनॉर्मल होती है, अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट, पुअर आई कांटेक्ट, तो आंखों में आंखें डाल के बात करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस, इनका बिहेवियर जो है वो ऑलवेज डिस्टर्ब होते रहता है। ठीक है, इसके अलावा डेफिसिट इन लैंग्वेज कंप्रहेंशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं उनके लैंग्वेज फॉर्मेशन में भी वो उनको दिक्कत आती है। और लास्ट में हम देखते हैं डिले इन लर्निंग स्पीक। तो लर्निंग स्पीक यानी बोलने में और उनको लर्न करने में बहुत ही दिक्कतें आती है। ठीक है, इसके अलावा एक और डिसऑर्डर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ये बेसिकली ब्रेन में कुछ केमिकल एबनॉर्मेलिटीज के कारण होता है। ठीक है, जैसे हमने एक मूवी देखी है मुन्ना भाई, ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें उनको गांधी जी दिखते हैं, तो वो रियलिटी से थोड़ा सा हट के उनको कोई चीज दिखाई देती है, तो रियलिटी से दूर हो जाते हैं वो। ठीक है, और ये ब्रेन में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होने के कारण ऐसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर हम बोलते हैं डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द एपिसोड्स ऑफ मूड स्विंग्स। तो इनमें हम देखते हैं बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आ सकते हैं और ये एपिसोड जो होते हैं मूड स्विंग्स के, ये छोटे से छोटे एपिसोड जैसे डिप्रेसिव लो टू मैनिक हाई, तो ऐसे में पर्सन बहुत ज्यादा काम और कूल भी रह सकता है या बहुत ज्यादा अग्रेसिव या हाइपर भी
हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स आर वाइडली बिलीव्ड टू रिजल्ट इन द केमिकल इम्बैलेंस ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस होता है उसके वजह से ये देखने को मिलते हैं। मैनिक एपिसोड्स में हमको सिम्टम्स देखने मिलते हैं जैसे हाई एनर्जी, रिड्यूस नीड ऑफ स्लीप एंड लॉस ऑफ टच विद द रियलिटी। तो ऐसे लोग जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर करते हैं उनमें हमको देखने को मिलता है कि उनकी स्लीप पैटर्न जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उनमें हाई एनर्जी होती है और साथ ही में उनका जो रियलिटी के साथ जो टच है वो लॉस होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। तो डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर दैट कैन अफेक्ट्स द पर्सन्स डेली लाइफ। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस और एंगर। तो यहाँ पे पर्सन जो डिप्रेशन में होता है उसमें ज्यादातर टाइम वो जो है उसका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है चीजों में और हमेशा उसको सैडनेस या एंगर का ही जो है वो फीलिंग बॉडी में उसके आते रहता है। ठीक है, इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर में हम बोलते हैं इट इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द फीलिंग ऑफ वरी, एंजाइटी, फियर एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू इंटरफेयर विद द वंस डेली एक्टिविटीज। तो ऐसा पर्सन जिसके बॉडी में एंजाइटी है या जिनको एंजाइटी फील होती है तो ये बेसिकली एक फीलिंग है वरी की या डर की या फियर की फीलिंग होती है जो कि हमारी लाइफ एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। और लास्ट में हम देखते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक क्रोनिक कंडीशन है इंक्लूडिंग द अटेंशन डिफिकल्टी, हाइपर एक्टिविटी एंड इंपल्सिवनेस। क्रोनिक कंडीशन मतलब बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये कंटिन्यू होती है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। ठीक है, और इसमें पर्सन जो है बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है, इंपल्सिव हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है। तो हम देखते हैं कुछ लोग मेंटली पागल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। तो ये ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का जो है वो परिणाम हो सकता है। ठीक है, सो ADHD ऑफन बिगिंस इन द चाइल्डहुड एंड कैन परसिस्ट इनटू द अडल्टहुड। इट मे बी कंट्रीब्यूट टू लो सेल्फ एस्टीम, ट्रबल रिलेशनशिप एंड डिफिकल्टी टू स्कूल और वर्क। तो इन सारी चीजों में दिक्कतें इनको आ सकती है रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, सेल्फ एस्टीम को बिल्डअप करने, सेल्फ एस्टीम को यहाँ पे हम देखते हैं कि सेल्फ एस्टीम को रेगुलेट रखने के लिए या स्कूल वर्क को करने में इनको दिक्कत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्किंसंस डिसीज के बारे में और अल्जाइमर्स डिसीज के बारे में। तो पार्किंसंस डिसीज एक अगेन हमारा नर्वस डिसऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें होता क्या है तो डीजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन, मतलब जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में डोपामिन को प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो किल होने लगते हैं, वो खत्म होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और ये हम देखते हैं कि इसके वजह से डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स के खत्म होने के कारण हमारे बॉडी में डोपामिन की कमी होने लगती है, जिससे बॉडी मूवमेंट करने में हमको दिक्कतें आती है, हम अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते और साथ ही में बॉडी के फंक्शनिंग को कोऑर्डिनेट करने में भी दिक्कतें आती है। तो बॉडी कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती है और मूवमेंट में दिक्कतें आती है बेसिकली। तो अगेन हम देखते हैं डीजनरेशन ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन कॉज द पार्किंसंस डिसीज। तो इस वजह से पार्किंसंस डिसीज होता है। सिम्टम्स इसके क्या है, इट डेवलप्स ग्रेजुअली ओवर द ईयर, धीरे 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 ये बढ़ने लगता है। सिम्टम्स में हमको ट्रिमर्स देखने को मिलते हैं, स्टिफनेस, डिफिकल्टी वॉकिंग इन बैलेंस एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो हमको बॉडी पोस्चर में हमको स्टिफनेस देखने को मिलेगी, डिफिकल्टी होने लगेगी वॉकिंग में, मूवमेंट में। ठीक है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी होने लगती है पर्सन को। अब जैसे कि हमने बोला डोपामिन यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करता है। तो डोपामिन एक इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है बॉडी का जो कि इन्वॉल्व होता है रिवॉर्ड में, मोटिवेशन, मेमोरी, अटेंशन एज वेल एज रेगुलेटिंग द बॉडी मूवमेंट। तो हमारी जो ज्यादातर फीलिंग्स होती है जैसे हैप्पीनेस के फीलिंग, प्लेजर्स की फीलिंग, वो सारी कुछ हमें डोपामिन की वजह से एक्सप्रेस होती है। ठीक है, अब इसी के अलावा डोपामिन और ज्यादा फीलिंग्स में रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे रिवॉर्ड, मोटिवेशन एक्सेट्रा, अटेंशन में, और साथ ही में ये बॉडी मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है, जिस वजह से डोपामिन की कमी की वजह से बॉडी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती, बॉडी का कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता और उसके वजह से हम देखते हैं कि पार्किंसंस डिसीज जैसा जो है क्राइटेरिया हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसमें पर्सन जो है वो पूरे तरीके से अपनी मूवमेंट जो है वो उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है और अल्टीमेटली वो मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिसीज के बारे में। तो अल्जाइमर्स इट इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब होता है जब हम चीजें भूलते हैं। ठीक है, तो जब हम चीजों को भूलने लगते हैं बार बार, बहुत लोगों की आदत होती है, बूढ़े लोगों की, कि उनको डिमेंशिया होता है, वो चीजें भूल जाते हैं, इवन अपने जो बहुत करीबी लोग हैं, बेटा बेटी, उनका नाम भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिमेंशिया, हम बोलते हैं अल्जाइमर्स है। इट्स इंसिडेंस इंक्रीजेस विद द एज। तो ये जो है हम देखते हैं वो इंक्रीज होते रहता है एज के साथ, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है उसकी भूलने की
काबिलियत भी बढ़ने लगती है, ठीक है, मतलब डिमेंशिया इंक्रीज होते रहता है, अल्जाइमर्स बढ़ने लगता है, ठीक है। इसके वजह से क्या क्या होता है, इट शोज द लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शनिंग। कॉग्निटिव फंक्शनिंग में क्या क्या आता है, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, ठीक है, मेमोरी, ये सब हम देखते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग में आता है। तो ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जैसे कि थिंकिंग को लो कर देता है, रिमेंबरिंग को लो कर देता है, रीजनिंग एंड बिहेवियरल एबिलिटीज सच एन एक्सटेंट ऑफ द इंटरफेयर विद द पर्सन्स डेली लाइफ एंड एक्टिविटीज। तो ऐसे में पर्सन की डेली लाइफ एक्टिविटीज में जो रिमेंबरिंग, जो मेमोरी, ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग, बिहेवियर, इस सारी चीजों को ये चेंज कर देता है धीरे धीरे, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिमेंशिया पर्सन खुद को भूलने लगता है, अपने आसपास के लोगों को भूलने लगता है, उसकी डेली लाइफ भूलने लगता है, और जिसके वजह से वो उसकी लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग, बिहेवियर को ये अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, it occurs due to the loss of cholinergic and other neurons in the central nervous system। तो ये इसका कारण क्या है मेन होने का, तो यहाँ पे कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो हम देखते हैं एसिटिल कोलिन सिक्रीट करते हैं, ऐसे न्यूरॉन का धीरे धीरे लॉस होने लगता है, डीजनरेट होने लगते हैं, ये न्यूरॉन्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, और इसी के साथ में अदर न्यूरॉन्स भी खत्म होने लगते हैं, ठीक है। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन की कमी के कारण और अदर न्यूरॉन्स की कमी के कारण धीरे धीरे डिमेंशिया इंक्रीज होता है, और उसी को हम आगे बोलते हैं अल्जाइमर्स, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पे और एक चीज होती है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ अमाइलॉइड प्रोटीन। ये अमाइलॉइड प्रोटीन जो है बेसिकली ये प्रोटीन के प्रिकर्सर्स होते हैं, जो कि प्रोटीन एक्यूमुलेट होने लगते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में प्रोटीन के प्लेक्स, गुच्छे बन जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो नर्व की जो एक्टिविटी है उसको जो है हम देखते हैं अफेक्ट करता है। नर्व में जो सिग्नल ट्रांसमिट होते रहता है नॉर्मली, वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो पाता ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि दो नर्व के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच में ये प्रोटीन जमा हो जाता है, और नर्व की सिग्नलिंग में ये क्या करता है, बाधा डालता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अगेन नर्व की जो एक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है, जिसके वजह से अगेन डिमेंशिया जो है इंक्रीज हो जाता है, अल्जाइमर्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं दो कारण होते हैं अल्जाइमर्स होने के। पहला कारण होता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन और बाकी अदर न्यूरॉन का डीजनरेशन होता है, और दूसरा कारण होता है अमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं पैचेस में, कहाँ पे, ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ब्रेन में हम देखते हैं अमाइलॉइड प्रोटीन के प्लेक्स फॉर्म होने लगते हैं, गुच्छे फॉर्म होने लगते हैं, जिसके वजह से जो नर्वस एक्टिविटी होती है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, जिसके वजह से सिग्नल प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं होता, और फाइनली हम देखते हैं चीजें भूलना चालू हो जाते हैं, नर्वस एक्टिविटी लो हो जाती है, रीजनिंग पावर लो हो जाती है, थिंकिंग, मेमोरी सभी लो हो जाती है, उसको डिमेंशिया या अल्जाइमर्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका कोई क्योर नहीं है, देयर इज नो क्योर, नो ट्रीटमेंट फॉर अल्जाइमर, बट ट्रीटमेंट स्लोज डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज एंड मे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसका कोई ऐसा क्योर या कोई ऐसी पर्टिकुलर ऐसी कोई थेरेपी नहीं है जिससे ये क्योर हो सकता है या पूरे तरीके से ठीक हो सकता है, बट अगर इसको हम ट्रीट करते हैं मेडिकेशन से, तो इससे थोड़ा सा वे ऑफ लिविंग जो है थोड़ा सा सही हो जाता है, और ये जो डिजीज होने का जो रेट है ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, इट स्लोज डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज। तो हम बोलते हैं जो डिसीज होने की स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और लाइफ एक जीने का एक तरीका थोड़ा सा सही हो जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आती है थोड़ी सी, बाकी इसको क्योर करने का कोई भी उपाय यहाँ पे नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ट्रीट करके थोड़ा सा हम देखते हैं कि थोड़ी सी लाइफ को अच्छे से, यानी वो पर्सन को थोड़ा सा हेल्दी रखने की कोशिश हम कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई अभी तक कोई क्योर या कोई भी पर्टिकुलर थेरेपी इसमें डेवलप नहीं हुई है। तो ये था हमारा नर्वस डिसऑर्डर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने मेनली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को स्टडी किया, ठीक है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमने सारे डिसऑर्डर्स को स्टडी किया, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर, इसके अलावा हमने डिस्कस किया नेक्स्ट ये बाइपोलर डिसऑर्डर के अलावा ये हमने डिस्कस किया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, साथ ही में एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन, ठीक है। पार्किंसंस डिसीज में हमने देखा कि किस तरीके से डोपामिन की कमी की वजह से पार्किंसंस डिसीज होता है और बॉडी मूवमेंट और बॉडी कोऑर्डिनेशन अफेक्ट होता है। और फाइनली अल्जाइमर डिसीज में हमने देखा कि किस तरीके से अल्टीमेटली डिमेंशिया कॉज होता है ड्यू टू द लो अमाउंट ऑफ द न्यूरॉन विच प्रोड्यूस कोलिनर्जिक हार्मोन। तो कोलिनर्जिक यानी एसिटिल कोलिन हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स की कमी होती है, अदर न्यूरॉन्स की कमी होती है, और अमाइलॉइड प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं ब्रेन पे प्लेक्स के फॉर्म में, जिसके वजह से नर्व्स एक्टिविटी जो है वो लेस होती है, लो हो जाती है और डिमेंशिया कॉज होता है। इसका कोई ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है, बट इससे हम ट्रीट करके थोड़ा बहुत मेडिकेशन दे के हम वे ऑफ लिविंग को सुधार सकते हैं।
यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।